नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक आज होने जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये बैठक होगी। सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में हैं और गृह मंत्री भोपाल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। अमित शाह की अध्यक्षता में आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में कनेक्टिविटी, बिजली, नदी जल के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें आपको, मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ साथ मंत्री, मुख्य सचिव, राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। तो भोपाल में 4 राज्यों का ये मंथन, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो होने जा रही है और यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे और अगली बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, सीएम योगी का भोपाल दौरा रद्द। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खराब मौसम की वजह से जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी जो है वो जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें, सीएम योगी का भोपाल दौरा रद्द हो गया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे इस बैठक में। तो खराब मौसम की वजह से ये दौरा रद्द हुआ है, जानकारी मिल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम योगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का भोपाल दौरा रद्द हो गया, खराब मौसम के चलते ही उनका ये जो दौरा है वो रद्द हो गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम योगी, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का भोपाल दौरा रद्द। अनूप कुमार संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, जानकारी मिल रही है कि भोपाल दौरा रद्द हो गया सीएम योगी आदित्यनाथ का। और देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज जो मध्य प्रदेश भोपाल में एक 23वीं बैठक होने वाली थी, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक थी, उसमें काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी। जो अमित शाह के नेतृत्व में बैठक थी, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने थे, लेकिन वहां मौसम के खराब के चलते, क्योंकि बारिश वहां पर ज्यादा हुई है, वहां के हालात बहुत अच्छे कनेक्टिविटी के नहीं है, इसी वजह से मुख्यमंत्री का ये दौरा योगी आदित्यनाथ का आज का रद्द हो गया है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी जुड़ेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। अभी की जो सूचना जो मिली है मुख्यमंत्री के यहाँ से, तो अभी का ये दौरा मुख्यमंत्री का रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां से भी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। जो वहां से विजुअल्स आ रहे हैं वो काफी जो बारिश के इसकी वजह से ये दौरा रद्द करना पड़ा है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बैठक है, इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता चूंकि अमित शाह कर रहे हैं और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो खराब मौसम वजह यहाँ पर रही है उनके दौरे रद्द होने के पीछे की। तो सीएम योगी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आज भोपाल में आपको बता दें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक आज होने जा रही है। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे और जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मिलेंगे अखिलेश यादव। बता दें आपको कि चोरा जेल में बंद है रमाकांत यादव, जिनसे आज मुलाकात करेंगे। तकरीबन 1 घंटे मुलाकात चलेगी। जहरीली शराब कांड में आरोपी है रमाकांत यादव, जिन्हें जेल में बंद किया गया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। इटोरा जेल में बंद है रमाकांत यादव, उससे मुलाकात आज की जाएगी। जहरीली शराब कांड में आरोपी है, मास्टरमाइंड है रमाकांत यादव। तो बता दें आपको, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा, जेल में बंद सपा एमएलए रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे। इटोरा जेल में बंद है रमाकांत यादव, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जहरीली शराब का मास्टरमाइंड है
रमाकांत यादव जिसे जेल में बंद किया हुआ है, और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले जेल में बंद सपा एमएलए रमाकांत यादव से वो मुलाकात करेंगे। इटोरा जेल में बंद है रमाकांत यादव, और बता दें आपको जहरीली शराब कांड में आरोपी है रमाकांत यादव जिसे जेल में बंद किया हुआ है, और उसे 1 घंटा मुलाकात जो है वो आज होने जा रही है अखिलेश यादव की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इटोरा जेल में बंद है रमाकांत यादव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इटोरा जेल में बंद सपा एमएलए रमाकांत यादव से आज मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज ये आजमगढ़ दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इटोरा जेल में बंद रमाकांत यादव से मुलाकात उनकी होनी है। और जानकारी आपको यहाँ पर दे दें, जहरीली शराब कांड में आरोपी है रमाकांत यादव जिसे जेल में बंद किया हुआ है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। सपा विधायक आजम खान को लेकर घमासान जारी है। जी हां, डीजीपी से मिलेगा सपा प्रतिनिधिमंडल। आजम पर दर्ज एफआईआर को लेकर ज्ञापन जो है वो सौंपी जाएगी। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। डीजीपी से आज सपा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। आजम पर दर्ज एफआईआर को लेकर ये ज्ञापन जो है डीजीपी को सौंपा जाएगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहेंगे। तो डीजीपी से आज सपा प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुलाकात करने जा रहा है। लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, आज सपा का जो प्रतिनिधिमंडल है वो डीजीपी से मुलाकात करने जा रहा है, कितने बजे मुलाकात होगी? देखिए, ये पूरा मामला आजम खान से जुड़ा हुआ है। आजम खान पर यतीम खाने और डूंगरपुर मामले को लेकर जो उसके गवाह हैं या वादी हैं उनको धमकाने का आरोप है। खास बात है कि आजम खान पर आरोप लगे थे कि इन्होंने यतीम खाने के मामले में जो वहां के निवासी थे उनके मकान गिरवा दिए थे और वहां पर जो बुलडोजर चलवाया था और इसमें जो उनके सामान थे उसको लूटा गया था, जिसमें बकरी और भैंस तक का जिक्र था कि उसे लूटा गया, उसको वहां से चोरी किया गया। फिलहाल इसी मामले को लेकर जो वादियों को धमकाने के मामले में 2 एफआईआर करीब 1 हफ्ता पहले रामपुर में दर्ज की गई थी और ये बताया जा रहा है कि उसी के जो गवाह थे उन्होंने अब मुकदमा दर्ज कराया है कि आजम खान उनको धमका रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो उनको धमका रहे हैं। इसी मामले में सपा का एक डेलीगेशन पहले एसपी रामपुर से मुलाकात कर चुका है और कहा है कि ये फर्जी मुकदमे दर्ज कर आजम खान को सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इसी मामले को लेकर आज डीजीपी से मुलाकात करने सपा का एक दल जाएगा जिसमें नरेश उत्तम पटेल इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और आजम खान पर लगे मुकदमे करेंगे, क्योंकि बात रकम फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल अगर मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है जो रामपुर से लेकर लखनऊ किया जाएगा। तो फिलहाल आज की मुलाकात थोड़ा महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जो डीजीपी है उनका आखिर क्या रहता है, क्या मुकदमे वापस होते हैं या इस पर कार्रवाई होती है। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, करीब 1.5 घंटे बाद डेलीगेशन डीजीपी मुख्यालय पहुंचेगा। लेकिन आजम खान की मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नए मामले जिस तरीके से आजम खान पर दर्ज भी हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज जो प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला है, कितने बजे मुलाकात होगी, क्या कुछ उस बारे में जानकारी? जी, ये करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ये पहुंचेंगे अभी डीजीपी मुख्यालय। और खास बात है कि आजम खान पर जो आपने कहा कि एफआईआर दर्ज हो रही है, तो आपको बता दें कि अभी 1 हफ्ता पहले ही ये 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो पुराने मुकदमों के वादी हैं या फिर उसमें गवाह हैं उनको धमकाया जा रहा है। आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं। इसी के चलते जो लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो वहां के विधायक हों, वो सब भी मिलने गए थे वहां के रामपुर के एसपी से, फिर उसके बाद डीआईजी से भी मुलाकात की थी पिछले गुरुवार को। इसके बाद से ही लेकिन कोई खास आश्वासन नहीं मिला, कोई पुख्ता आश्वासन ना मिलने के कारण अब ये डेलीगेशन डीजीपी से मिलेगा और ये जो हाल फिलहाल जो मुकदमे लिखे गए हैं गवाहों को धमकाने के जिसमें आरोप लगाए गए हैं, इन मुकदमों को वापसी को लेकर वो मांग करेंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टियों ने ऐलान किया है कि अगर इस तरह के मुकदमे वापस नहीं लिए गए और जबरन अगर इनको प्रताड़ित किया गया आजम खान को, तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो सपा की तरफ से साफ किया गया है कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो सपा की तरफ से बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। लेकिन आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं।
आगे बढ़ेंगे उधर बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, सुबह सपा निकालेगी सावधान यात्रा। बता दें आपको, यात्रा के जरिए सपा को सुबह सपा की चुनौती। जी हां, सावधान यात्रा की समीक्षा भी राजभर जो है वो करेंगे। बता दें कि ओपी राजभर अखिलेश यादव को जवाब देंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सुबह सपा आज सावधान यात्रा जो है वो निकालेगी और यात्रा के जरिए सपा को, सुबह सपा की चुनौती यहां पर। तो सावधान यात्रा की समीक्षा भी करेंगे ओपी राजभर। तो ओपी राजभर अखिलेश यादव को जवाब देंगे। आज सावधान यात्रा जो है वो सुबह सपा निकालेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यात्रा के जरिए सपा को, सुबह सपा की चुनौती। सावधान यात्रा की समीक्षा ओपी राजभर करेंगे। ओपी राजभर के अखिलेश यादव को जवाब भी देंगे। तो सुबह सपा आज सावधान यात्रा निकाली जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यात्रा के जरिए सपा को सुबह सपा चुनौती देगी। सावधान यात्रा की समीक्षा भी ओपी राजभर करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ओपी राजभर अखिलेश यादव को जवाब देंगे। तो बड़ी जानकारी आ रही है। सुबह सपा आज सावधान यात्रा जो है वो निकालने जा रही है। तो यात्रा के जरिए सपा को सुबह सपा जो है वो चुनौती आज देगी और ओपी राजभर अखिलेश यादव को जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह सपा आज सावधान यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के जरिए सपा को, सुबह सपा की ये चुनौती, बड़ी चुनौती, सावधान यात्रा की समीक्षा भी ओपी राजभर करेंगे। जया सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जया, सुबह सपा आज सावधान यात्रा निकालने जा रही है, कितने बजे यात्रा निकाली जाएगी? जी बिल्कुल अंजलि, ये जो यात्रा है ये 26 सितंबर से शुरुआत की जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते लखनऊ से इसकी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जो यात्रा जाएगी बिहार के राजधानी पटना में इसका समापन किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि सावधान यात्रा इसका नाम दिया गया और लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सुभाषपा का एक चुनावी नारा है और इसी नारा की इस यात्रा को निकाला लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से पूर्वांचल में वर्चस्वता की लड़ाई चल रही है। आप देख रही हैं कि अखिलेश यादव भी आज आजमगढ़ का दौरा करते हैं। रामाकांत से यादव से उन्होंने जेल में मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, उसकी जो सियासत है उसको लेकर लगातार हर पार्टियां वहां पे सक्रियता बढ़ा रही हैं। ऐसे में सुभाषपा के जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर ही पिछले 1-1.5 महीने से वहीं पे बैठे हुए हैं और वहां पे लगातार अपने राजभर ही समुदाय को नहीं बल्कि हर अन्य समुदाय को भी अपने पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं। अपने जो नीतियां हैं जो गाँव-गाँव तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनको अपनी पार्टी से लगातार जुड़ा जा सके। क्योंकि सुभाषपा की जो नई रणनीति है अंजलि, वो ये है कि वो लगता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वैसे में माना जा रहा है कि सुभाषपा कहीं ना कहीं अकेले ताल ठोक सकती है। क्योंकि अगर भाजपा से देखा जाए या सपा से देखा जाए, लगातार जो दूरियां हैं वो बन रही हैं। भाजपा पर भी लगातार वो हमलावर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो सियासत है वो पूर्वांचल पे जाकर केंद्रित हो गई है। पूर्वांचल में जो लोकसभा की अगर सीटें देखती हैं तो कुल 26 सीटें आती हैं, तो वहीं पे आपकी विधानसभा की 130 सीटें हैं। तो भाजपा को भी आपने देखा कि भाजपा से कितना फायदा हुआ था जब 2017 के चुनाव में वो साथ में चुनाव लड़े थे। तो वहां पे उसको 31 सीटों का फायदा हुआ था, जो कि माइनस हो गया जब 2022 का चुनाव हुआ। तो ऐसे में जो सियासत है वो पूर्वांचल पे केंद्रित होती नजर आ रही है। तो ऐसे में राजभर का भी चुनौती बार बार वो अखिलेश यादव को दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं पूर्वांचल में ही सक्रियता बढ़ाएं। तो अब देखने वाली बात होगी पूर्वांचल की सियासत पर किसका नाम लिखा जाता है। बिल्कुल जया, सुभाषपा की अगर यहाँ पर बात की जाए एक बड़ी चुनौती के रूप में, एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए क्या भविष्य में कितनी बड़ी चुनौती अन्य पार्टियों के लिए देखने को मिल सकती है? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश राजभर जो राजभर समुदाय से आते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होता है। तो ऐसे में उनकी हर विधानसभा सीटों में अगर आप देखती हैं तो कम से कम कितना भी होगा तो 15 से 20 हजार राजभर वोट होते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी है विधानसभा सीटें हैं, जखनिया ले लीजिए, जहूराबाद ले लीजिए, जमानिया ले लीजिए, वहां पे 50 हजार के तकरीबन 1 लाख से ऊपर आते हैं राजभर समुदाय। तो ऐसे में वो गुड़ा गणित बनाने और बिगाड़ने में दोनों माहिर हैं। तो ऐसे में हर पार्टियां भी उनको कहीं ना कहीं अपने ओर करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन राजभर की भी कहीं ना कहीं अपने पार्टी को लेकर मजबूती दिखाने की कोशिश करें कि हम कितना आपको बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको बताया भी कि लोकसभा का चुनाव ही छोड़िए, आप जब विधानसभा चुनाव को अंगणित को आप देखेंगे अंजलि, तो आप साफ तौर से पता लगा पाएंगे कि भाजपा का जब गठबंधन टूटा था राजभर से, तो आपने देखा कि 12 सीटों का पूर्वांचल में नुकसान हुआ था। और ये बात तो दयाशंकर जो कि उनके कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने हमारे ही इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था कि राजभर की वजह से हमें इस सीटों का नुकसान हुआ। और वही फायदा आपने देखा
देखा कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में इन्होंने चुनाव लड़ा तो राजभर की ही वजह से, अगर बड़ी वजह आप देखती हैं अखिलेश यादव को, तो 12 सीटों से 21 सीटों उन्होंने हासिल किया था उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। तो ऐसे में राजभर समुदाय के समीकरण को आप इससे ही पता लगा सकती हैं, राजनीति की जो अंगणित है उससे ही आप उसको देख सकती हैं कि कितना फायदा होता है उनकी वजह से, कितना। क्योंकि देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है अंजलि, वो छोटे छोटे दलों में बंटवारा हुआ है। अपना दल पटेल है, राजभर है, यादव है, दलित है, मुस्लिम है, तो ऐसे ऐसे तमाम वो जातियां हैं और तमाम वो धर्म है जिसको लेकर राजनीति में जाते हैं। तमाम बड़े भाजपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, लगातार उनको भी कोशिश होती है कि कैसे हम छोटे दलों को अपने साथ रखें। और छोटे दलों में भी अगर आप देखेंगे तो अपना दल एस हो या निषाद पार्टी हो या राजभर हो, ये तीनों जो पार्टियां हैं वो तीनों अपने समाज में कहीं ना कहीं वर्चस्वता स्थापित की है। तो ऐसे में अगर आप देखती हैं अपना दल को, तो अपना दल की वजह से आपने देखा कि कैसे भाजपा को फायदा हुआ, राजभर से भी भाजपा को फायदा हुआ। जब राजभर जब भाजपा का दामन छोड़ के सपा में, तो सपा को भी उसका फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जब राजभर लगातार हमलावर थे अखिलेश यादव पर, तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं कोशिश में थे कि हम भी बहुत ज्यादा ना बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो पूर्वांचल का वोट बैंक वो बिगड़ सकता है। तो राजभर को अपने वोट बैंक पे जो घमंड है वो साफ तौर पे उनके इस चुनौतियों में आप देख सकती हैं। और दूसरा चीज आप बिहार के भी घटनाक्रम को इसमें शामिल कर सकती हैं कि कहीं ना कहीं राजभर का सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ही सिमटना वो नहीं रह चाहते हैं। वो देखिए यहाँ से शुरुआत तो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से, लेकिन समापन कहाँ कर रहे हैं ये बिल्कुल ये संकेत बहुत दूर के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो है तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम की अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत दिया है। केशव ने ट्वीट कर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है और उन्होंने अपने इस इशारे को लेकर जोर भी दिया। यही वजह है कि इस ट्वीट को उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर पिन किया है। केशव के इस ट्वीट के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आहट साफ झलक रही है और इसके बड़े मायने निकालने शुरू हो गए हैं। दरअसल बीजेपी यूपी में नए अध्यक्ष की तलाश में है और पिछले 5 महीने से नए नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो कि मिशन 2024 को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूती दे सके। हाल ही में पार्टी ने प्रदेश में नए संगठन महामंत्री को भी नियुक्त किया है। अब अध्यक्ष की तलाश भी जल्द पूरी करना चाहती है। उधर भारत नेपाल सीमा सनौली बॉर्डर से भारत से नेपाल जा रही एक नेपाली महिला के पास जांच के दौरान अब्राजन अधिकारियों ने दरअसल भारत का पासपोर्ट बरामद किया है। नेपाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया है जो कि भारत के पासपोर्ट पर उसे हांगकांग भेजने की फिराक में था। शनिवार रात करीब 10 बजे दिल्ली से मैत्री बस से काठमांडू जा रही एक नेपाली महिला को दोनों देशों की नागरिकता पासपोर्ट के साथ सनौली सीमा पर जांच के दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ा। उसके साथ विदेश भेजने वाले एक एजेंट को भी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। दोनों को पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप दिया गया है। एसएसबी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम द्वारा 2 नेपाली नागरिकों को पकड़ा गया है। उनके पास से, हालांकि वो नेपाली नागरिक है, लेकिन उनके पास से कूटरचित ढंग से तैयार किए गए भारतीय दस्तावेज पाए गए। इन दस्तावेजों में जैसे पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ये सब बरामद हुए हैं, जिसके आधार पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक तहरीर दी गई है और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दर्दनाक हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दंपति और उनके 3 बच्चों की मौत से कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा घटना बालेनी थाना क्षेत्र के मेरठ हाईवे की है और जानकारी के अनुसार ढोला गांव के रहने वाले फतेह मोहम्मद अपने परिवार के साथ बाइक पर मेरठ की तरफ जा रहे थे। इस बीच तेज रफ्तार टैंकर ने मेरठ टोल के पास बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। इसका लंबा था ही नहीं। ये डीसीएम था जी, डीसीएम से टक्कर लगी। डीसीएम ने 5 ही पुलिस। कितने जनों की मौत हुई है? 5 लोगों। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड में 12 लापता लोगों की तलाश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालदेवता में तबाही के बाद लापता ये लोग हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव में जुटी हुई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपदा के बाद मची तबाही और अब
लोगों की तलाश जो कि गुमशुदा हो गए हैं, जो कि लापता हो गए हैं। मालदेवता में आपको आपदा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बचाव में जुटी हुई है। उत्तराखंड में लापता लोगों की तलाश जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मालदेवता में तबाही से 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में लापता लोगों की तलाश जारी है। हाल फिलहाल जो आपदा आई उसके बाद स्थिति जो है वो काफी भयावह देखने को मिली है और लोगों के घरों तक में जो पानी है वो पहुंच गया था, जिसके बाद आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से पूरी तरीके से जो देहरादून में जगह जगह पर पानी जो है वो भर गया था। और नवीन शुक्ला फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम का मिजाज जो है उत्तराखंड में बदला हुआ था, स्थितियां आप देख रहे थे किस तरीके से बादल फटने की घटना हुई थी और काफी सारे नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां हैं उसे दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन मौके पर जा रहा है, वहां पर राहत बचाव कार्य किया गया था। इसके साथ ही अब जो स्थिति है उसे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो अधिकारी हैं वो कर्मचारी हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग जिनके घर खराब हो गए थे और स्थिति खराब हो गई थी, उन्हें विस्थापन करने का काम भी किया गया। उन्हें अलग जगह पर रहने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने की व्यवस्था की गई है। तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए जो सामग्री है वो अभी दी जा रही है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए मौसम विभाग, तो मौसम विभाग ने जो लगातार समय समय पर अलर्ट करता रहता है। मौसम विभाग यही कहता है कि अगर मौसम खराब हो तो खराब की स्थिति में आप बाहर ना निकलें। इसके साथ ही नदी नालों के पास ना जाएं। और साफ तौर पर अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार मौसम की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां पर सेंसिटिव जोन है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पर पहुंच के उन्होंने वहां का जायजा लिया था और जो पीड़ित थे, जो प्रभावित थे, वो वहां गए। वहां पर उन्होंने देखा, लोगों से जानकारी ली। इसके साथ ही जो चिकित्सालय में एडमिट लोग थे उनके पास भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जो भी लोग प्रभावित हैं उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे उनकी रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मौसम विभाग ने अभी क्या पूर्वानुमान जताया है? अभी मौसम कैसा है वहां पर और आगे क्या खराब मौसम रह सकता है? जी, निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा था कि आने वाले 3 दिनों में जो बारिश की संभावना है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्र में मौसम विभाग ने कहा है कि अभी मौसम साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर साफ तौर पर मौसम विभाग ने यह कहा है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं या सेंसिटिव जोन में रह रहे हैं वह मौसम का मिजाज देखते हुए अपनी यात्रा करें या फिर बाहर निकले, नदी नालों की तरफ ना जाए। तो लगातार मौसम विभाग अलर्ट रहता है और लोगों को जागरूक करता रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो मुस्तैद बना हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं और तमाम जगह पर टीमें जो है वो मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रही है। जो लापता लोग हैं उनका रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। हाल फिलहाल जो तबाही का मंजर देखने को मिला है देवभूमि उत्तराखंड में आई बरसात की वजह से, उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। बढ़ेंगे आगे। उधर हल्द्वानी में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान बर्फीले तूफान में लापता शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला है, जिसके बाद ऑपरेशन मेघदूत में लापता हुए लांस नायक दया किशन जोशी और सिपाही हयात सिंह के परिजनों को भी उम्मीद जगी है। उन्होंने सरकार से शहीदों के पार्थिव शरीर तलाश कर परिवार को सौंपने की गुहार लगाई है। सन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लापता हुए शहीद लांस नायक दया किशन जोशी और सिपाही हयात सिंह के परिजनों ने सरकार और सेना से गुहार लगाई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार से ये मांग की है कि अन्य शहीदों के पार्थिव शरीर को भी खोजने के लिए सरकार को हर संभव कदम उठाना चाहिए। जैसे इनकी डेड बॉडी आई है वैसे हमारी भी आए, हमारे बच्चे भी देखें। अब हम भी इंतजार में हैं, क्यों आज तो होती ही है ना, क्या कहते हैं, हमारी भी आई करके। उसी दिन हमारी भी उसी सियाचिन में है वो ऑपरेशन मेघदूत में।
अब हम भी चाह रहे हैं क्या हमारी भी आ जाती तो ढूंढती तो सरकार ढूंढ खोज करती तो हमारे लिए भी कुछ होता करके। मैं भी यही सोची कि हमारे हस्बैंड अगर पहले वो नहीं मिले हैं, हमको तो कोई प्रूफ दिया नहीं है ना, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई प्रूफ नहीं दिया है तो गायब हो गए करके तो बोल रखा है। और 15 आदमी मिले हैं, अब उसमें कौन मिला है हमको ये भी पता नहीं है। तो हम यही चाह रहे हैं जो मिलजुल के जो भी होता जो जैसे तैसे निकाल के हमको भी बता दें कि ऐसा है। निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है, आशा जगी है कि जिस तरह से स्वर्गीय हरबोला जी यहाँ पर आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है और हमें विश्वास है कि उनके पार्थिव शरीर भी निश्चित रूप से कुछ समय बाद कहीं न कहीं मिलेंगे। ढूंढ उनके लिए सरकार निश्चित रूप से सेना उनके लिए प्रयास करेगी और वो हमारे बीच में तो नहीं होंगे लेकिन उनका शरीर हमारे बीच में पहुंचेगा। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो उनको भी सशरीर यहाँ पर उपस्थित मिले हमें। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुँचाएँगे और वहाँ निवेदन करेंगे। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।